हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेज फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को हम यहाँ पर समझ रहे थे। और राजस्थान के भूगोल में हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो था राजस्थान का या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने 2-3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया विभाजन, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया विभाजन आदि हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि अपन अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान का जो भौतिक विभाजन करते हैं, भौतिक विभाजन, उस पर आज हम अपना अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से दो चीज़ों को पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक तो मुख्य भाग या मुख्य भौतिक प्रदेश, मुख्य भाग या मुख्य भौतिक प्रदेश, साथ ही साथ में मुख्य प्रदेशों के उपभाग। तो ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, एक तो मुख्य भाग और उन मुख्य भागों के उपभागों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग और उनके उपभाग। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा। ठीक है, तो आज आपने अभी तक जैसे पढ़ा होगा कि राजस्थान को 4 मुख्य रूप से भौतिक भागों में बांटा जाता है। देखिए, तो इसका इस तरीके से एक विभाजन है। ये जो इलाका है राजस्थान का, ये मरुस्थलीय इलाका है। कैसा इलाका है? ये मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है, ये मरुस्थलीय इलाका है। ये जो भाग है ये पर्वतीय भाग है बीच में, ये जो पर्वतीय भाग है। साथ ही साथ में ये जो भाग है ये मैदानी भाग है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हम देखते हैं कि राजस्थान का ये जो इलाका है, ये वाला, ये मरुस्थलीय भाग है। बीच वाला भाग है जो पर्वतीय भाग है, ये मैदानी भाग है। साथ ही साथ में ये जो भाग है ये वाला, ये पठारी भाग है। यहाँ पे पठार पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो सबसे पहला जो प्रदेश बनाया जाता है या सबसे पहला जो प्रदेश है ये है मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि ये प्रदेश, देखो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये साइड होती है वेस्ट, यानी कि पश्चिमी। तो ये इलाका मरुस्थलीय इलाका पड़ता है आपका पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले भाग को हम नाम देते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो पर्वतीय भाग है ये हमारे बिल्कुल मध्य में पड़ता है, राजस्थान के मध्य में, इसलिए हम इसको कहते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या मध्यवर्ती पर्वतीय भाग। मैदानी भाग है जो अपने पूर्वी भाग में पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्व का मैदानी प्रदेश। और जो पठारी भाग है वो साउथ और ईस्ट दोनों साइड में पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरीके से राजस्थान के ये 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, इसलिए हम इसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो पहला जो भाग होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है, इसलिए हम इसको कहते हैं मध्यवर्तीय पर्वतीय भाग। पूर्वी भाग जो है बिल्कुल वो मैदानी प्रदेश है, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्व का मैदानी प्रदेश। और जो पठारी भाग है राजस्थान का वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है, इसलिए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब इसको हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं नोट्स के रूप में। सामान्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी देखा राजस्थान के 4 मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे वो हमने देखे।
ये जो भौतिक प्रदेश हैं वो राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में तथा जनसांख्यिकी स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है। और मुख्य भौतिक भाग, राजस्थान के जो मुख्य भौतिक प्रदेश हैं या मुख्य भाग हैं वो 4 हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरीके से ये राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक भाग हो जाते हैं। ठीक है। इनका नक्शा इस तरीके से है, अभी हमने नक्शे के माध्यम से एक्चुअल में देखा है। तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है और इस राजस्थान के नक्शे में हमने देखा कि ये जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, इसको पश्चिमी मरुस्थलीय नाम देते हैं। दूसरा ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, इसका विस्तार इस तरीके से है। ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये पूरा, और साथ ही साथ में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस इलाके में पठार है तो इसलिए इसको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कह देते हैं। या मैदानी भाग है इस इलाके में, इसलिए इसको पूर्वी मैदानी भाग कह देते हैं। मध्य के भाग में आपके में पर्वतमाला है अरावली, इसलिए उसको मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश कह देते हैं। और पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं या इसकी कुछ हम फैक्ट्स कह लें। इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्सों के बारे में हम जानते हैं या पढ़ते हैं। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, अगर हम राजस्थान को टोटल 100% अगर राजस्थान को माने कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 100% है, तो 100% में से पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, 100 में से 61% 11% भाग को कौन सा भाग घेरे हुए? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश घेरे हुए। मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है वो लगभग 9.3% भाग पर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का विस्तार है। पूर्वी मैदानी भाग है वो लगभग 23.03% भाग पर पूर्वी प्रदेश, जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका जो विस्तार है लगभग 23.03% भाग पर पाया जाता है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका जो विस्तार है लगभग 6.56% भाग पर इसका विस्तार है। तो ये तो हुआ इसका क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से कितने भाग पर फैला हुआ है कौन सा विभाग। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग को घेरे हुए है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश 9.3% भाग पर, पूर्वी मैदानी भाग 23.03% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो 6.56% भाग पर विस्तृत है। अब यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इस 61.11 भाग पर जिस तरीके से हमने क्षेत्रफल को 100% माना, अगर राजस्थान की कुल जनसंख्या को अगर हम 100% माने तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में जो 9.3% भाग पर फैला हुआ है, यहाँ पर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, 23.03% पे पूर्वी मैदानी भाग विस्तृत है और यहाँ पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर लगभग 11% जनसंख्या का निवास यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये इसका जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था या ये जो अवशेष माना जाता है ये टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। ये टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है, ठीक है, ये जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, ये किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। साथ ही साथ में यहाँ पे दहली क्रम की चट्टानों से बना हुआ है ये। ठीक है, दहली क्रम की चट्टानों से ये निर्मित है, दहली क्रम की चट्टानों से।
तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है वो दहली क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इसके बाद में आपका नंबर 4, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये वाला भाग है, ये किसका हिस्सा माना जाता है? ये माना जाता है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ये भी आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ फैक्ट्स हैं। और एक चौथी चीज और है इसके बारे में, इनका ढलान देखा जाए। अगर इनका ढलान देखा जाए कि इस प्रदेश का ढलान, जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसका ढलान किधर है, साथ ही साथ में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढलान किधर है, और पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढलान किधर है या उसका ढाल किधर है, तो उसके बारे में। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो ढाल है वो इस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से। ठीक, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर में इसका ढाल है। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र में जो नदियां पाई जाती हैं उनका बहाव किधर है, इस तरफ है उनका बहाव। ठीक है, तो यहाँ का जो ढाल है, ढाल की बात करें तो वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ढाल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ढाल के बारे में जानकारी यहाँ बहने वाली नदियों से। यहाँ बहने वाली नदियाँ जिस दिशा में बहती है उसी दिशा से पता चलता है हमें कि इस प्रदेश का जो ढाल है, यहाँ का जो भूमि है उसका ढाल किधर है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से ये उत्तर होता है, नॉर्थ यहाँ होता है साउथ, और ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इसका ढाल है। अब देखते हैं अरावली प्रदेश में। तो अरावली प्रदेश का जो ढाल है, क्योंकि ये पहाड़ी है, ये इलाका बिल्कुल पहाड़ी है बीच में, तो इसका जो ढाल है वो दोनों तरफ है। इस साइड का ढाल है वो इधर है, इधर का ढाल है वो इस साइड में है। ठीक है, तो इस प्रकार का ढाल जो दोनों तरफ होता है उसको हम कहते हैं पार्श्विक, दोनों ओर। ठीक है, इसका जो ढाल है वो है पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है, इसका जो ढाल है वो दोनों तरफ है। ठीक है, पार्श्विक है। इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी यहाँ की जो नदियां हैं वो इस दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो ढाल है, इस प्रदेश का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। साथ ही साथ में ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसका जो ढाल है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ आपने देखा वो चंबल नदी यहाँ से आती है और इस तरह से प्रवेश करती हुई इस भाग में बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये चंबल नदी बह रही है। तो इस तरीके से इस प्रदेश का जो ढाल है, इस प्रदेश का जो ढाल है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रदेशों का विभाजन है। 4 मुख्य प्रदेश हैं और उनके कुछ फैक्ट्स हैं। तो इनको अब हम नोट्स के रूप में देखें तो आपको अगर हम नोट्स के रूप में दिखाएं, ये तो ये है आपका क्षेत्रफल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है, 61.11%। ठीक है, इसका है 9.3%, यह है 23.03% पूर्वी मैदानी भाग का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.56%। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ तकरीबन 40% है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39%, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। संरचना की बात करें तो यहाँ किसका भाग है, इसको हम देखते हैं। ये तैतीस महासागर का अवशेष है,
दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। गोंडवाना लैंड दहली क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड की दहली क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नदियों द्वारा लाई गई चीका मिट्टी जो होती है उससे बना हुआ है। जो बलुई जो दोमट मिट्टी होती है, नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसके द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसलिए यह हरा भरा प्रदेश है। नदियों के द्वारा बनाई गई या लाई गई मिट्टियों से ये निर्मित है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है। ढाल की बात करें तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली प्रदेश का पार्श्व है और पूर्वी मैदानी भाग का पश्चिम से पूर्व की ओर है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। अब इनके हम उपभागों पर चर्चा करें, कौन कौन से उपभाग हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके उपभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान के जो मुख्य भौतिक भूभाग अभी हमने देखे थे, 4 मुख्य भौतिक भूभाग थे। सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इन 4 जो मुख्य भाग हैं इनको हम और छोटे छोटे उपभागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और वालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग को 4 भागों में विभाजित करते हैं, गग्गर का मैदान या गग्गर का बेसिन, शेखावाटी भूमि, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। साथ ही साथ में लूनी बेसिन को भी पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो गोंडवाना क्षेत्र में और सांचौर बेसिन में। ठीक है, इसके अलावा अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक, इसके बाद चंबल का जो भाग है, जो पूर्वी मैदानी भाग है अपना पूर्वी मैदानी भाग, उसको हम 3 भागों में चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन में विभाजित करते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको 2 भागों में, विंध्य कगार भूमि, साथ ही साथ में दक्कन का लावा पठार। अभी इसको हम नक्शे के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा भाग किधर है, किस प्रकार से है। ये रहा आपका, ये ठीक है। तो ये है आपका, सबसे पहले हमने देखा था ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला इधर वाला हिस्सा, ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा भाग ये वाला अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, क्योंकि इस भाग की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल मरुस्थलीय प्रकार की हैं, इसलिए हम इसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तो बालका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बालका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यानी कि बालू के जो रेत के जो टीले होते हैं उनको हम बालका स्तूप भी बोलते हैं। वो जो बालू के टीले हैं वो इस प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस इलाके में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये बालका स्तूपों से मुक्त प्रदेश है। दूसरा, उसके अलावा जो बाकी सारा जो भाग है, ये वाला जो बाकी सारा भाग है, ये है बालका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 यहाँ से लेके और इस तरीके, ये जो वाला भाग है ये गग्गर का बेसिन है। यहाँ पर गग्गर नदी का भाव क्षेत्र है, इसलिए इसको गग्गर का बेसिन इस भाग को कहा जाता है। दूसरा है शेखावाटी भूमि। ये शेखावाटी की भूमि है। यहाँ पर सीकर
झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है, ये शेखावाटी भूमि है। तीसरा भाग नागौरी उच्च भूमि, क्योंकि ये जो भाग है नागौर वाला ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ये अपने आसपास के इलाके से ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए इसको उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, तो नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 पर है लूनी बेसिन, ये जो भाग है ये लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, इसलिए लूनी बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है उसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ये जो वाला भाग है ये उत्तरी अरावली प्रदेश, ठीक है। जो मध्य वाला भाग है ये मध्य अरावली, और सबसे लास्ट में दक्षिणी साइड में वो दक्षिणी अरावली प्रदेश के। इसके अलावा तीसरा जो अपना भौतिक विभाजन है पूर्वी मैदानी भाग, उसको 3 भागों में बांटा गया है पुनः उपभागों में। इसमें सबसे ऊपर है चंबल बेसिन, नंबर 2 बनास बेसिन, और सबसे लास्ट में माही बेसिन, माही नदी का बहाव क्षेत्र माही बेसिन। और नंबर 4 दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ये बिंदकाकार भूमि, और ये है लावा पठार, ठीक है, ये है लावा पठार। अब इन प्रदेशों के कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल से कल एक एक प्रदेश के बारे में कल डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज हम इनके थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं इनकी विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विभाजन हमने किया था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम अरावली प्रदेश से विभाजित करते हैं, या जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके विभाजन का जो मुख्य आधार है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या इस इलाके में हम ये कहें कि यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, इसलिए इस प्रदेश का जो विभाजन का मुख्य आधार है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, है ना। इस भाग को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पुनः 2 भागों में बांटा, एक तो बालका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालका स्तूप युक्त प्रदेश। बालका स्तूप मुक्त प्रदेश ये जो है वहाँ पे हमें ओकलवुड फॉसिल पार्क अवस्थित है, और जो बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है यहाँ विभिन्न प्रकार के बालका के जो बालू होता है, जो मिट्टी होती है वहाँ के स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। जो रेतीली वाली मिट्टी होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और पहाड़ का रूप ले लेती है, तो उसको बालका स्तूप बोलते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आकारों के बालका स्तूप पाए जाते हैं बालका स्तूप युक्त प्रदेश में। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, जिसको सबसे पहला उसका उपभाग था गग्गर का बेसिन। यह गग्गर नदी का प्रवाह वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको गग्गर का बेसिन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रदेश था इसमें शेखावाटी भूमि। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर का जो पूर्वी भाग है वो सम्मिलित किया जाता है शेखावाटी भूमि में। तीसरा नागौरी उच्च भूमि, इसे उच्च भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए इसे उच्च भूमि कहा जाता है। साथ ही साथ में ये जो प्रदेश है नागौरी उच्च भूमि, इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूमि प्राचीन समय में लाई गई कांप मिट्टी से बनी हुई है, यानी कि जो नदियां अपने साथ में जो मिट्टी बहाकर लाती हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं कांप मिट्टी। तो कांप मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसको बांगर खादर, जैसे आपने सुना होगा नाम बांगर खादर, तो ये वही वाला बांगर है, ये बांगर प्रदेश कहा जाता है इसको। चौथा हमने बांटा था लूनी बेसिन, ठीक है। ये लूनी नदी का प्रवाह वाला क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसको लूनी बेसिन इसको नाम दिया गया है। दूसरा विभाजन था मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जिसको 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा दक्षिणी अरावली प्रदेश। जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ये अरावली का सबसे कम विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है वो वहाँ पर अरावली का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तीसरा प्रमुख विभाजन था मुख्य भौतिक भाग, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको हमने 3 उपभागों में बांटा। पहला चंबल बेसिन, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, बनास बेसिन में बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, और माही बेसिन में माही नदी का बहाव क्षेत्र है।
इसके बाद में नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया था, विंध्य कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। ठीक है। इसके अलावा और अगर हम देखें, एक फैक्ट है, बूंदी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोनों आकर मिलती हैं। ठीक है। तो बूंदी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अरावली भी हमें देखने को मिलती है और विंध्याचल पर्वतमाला की कुछ स्थिति भी देखने को मिलती है। तो दोनों का एक जगह मिलन जहाँ पे होता है वह राजस्थान का एकमात्र जिला है बूंदी। बूंदी में जो अरावली पर्वत है उसको हम कहते हैं आडावल पर्वत। कई बार क्वेश्चन आता है कि आडावल पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है, तो आडावल पर्वत अरावली को कहा जाता है। किस जिले में विशेष रूप से अरावली को आडावल कहा जाता है, तो बूंदी में कहा जाता है। ठीक है। तो ये हुआ आज अपना लेक्चर यहाँ पर समाप्त। तो राजस्थान के आज हमने मुख्य रूप से राजस्थान के भागों के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि मुख्य भाग कौन कौन से हैं और भागों के साथ में राजस्थान में मुख्य भागों के उपभाग कौन कौन से हैं, जिनकी कुछ थोड़ी थोड़ी विशेषताएं या हम कहें इनके फैक्ट्स हमने कुछ जाने। कल हम एक एक भाग को लेंगे और एक एक उपभाग को लेंगे जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, एक एक फैक्ट्स को जानेंगे, उसमें जो भी चीज़ें, सारी चीज़ों को हम और मैप के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम मैप के माध्यम से देखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ अवस्थित है, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है। और लास्ट में आप दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।